अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेसन 11 जो है उसके रिमेनिंग टॉपिक्स जो है उनको कवर करेंगे और देखेंगे उनमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। हर टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। आप सबको पता है कि इस हैंडआउट में हर चीज़ को इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि लिटरली सम टाइम बंदा बोर हो जाता है। ऐसा ही है। सो हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चलेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ना एक इंसानी माइंड तो खैर बेयर नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में मेरा मानना ये है, बाकी आप लोगों का मुझे नहीं पता। मैंने जो है वो हर चीज़ को आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया है। जब हम इस सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे, लिटरली ऐसा कोई टीचर नहीं था जिसने इस बुक को, इस हैंडआउट को जो है वो शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया हो। लिटरली हर चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट लगती थी उस टाइम में। और ऑब्वियसली बात है कि जब आप लोगों को कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, तो आपको हर चीज़ को, एक-एक लाइन को जो है वो पढ़ना पड़ता है समझने के लिए कि बेसिकली उसमें बताया क्या जा रहा है। तो आप लोग लकी भी हैं एक तरह से, आप लोगों को हर चीज़ जो है वो बेसिक पॉइंट उसके बता दिए जाते हैं। तो काइंडली आप क्या किया करें कि उनसे अपनी प्रिपरेशन बेहतर करें, और जिन तक ये लेक्चर नहीं पहुँच पाता उनकी हेल्प करें। इसलिए नहीं कि इस लेक्चर पे या इस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ हैं, बल्कि इस तरह से दूसरों की हेल्प हो सकती है। वो लोग जिस बुक को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं और उनको नहीं समझ आ रही है और उनके लिए इस एग्ज़ाम को पास करना मुश्किल है, तो आप उनके साथ लाज़मी शेयर करें। लिटरली ये सदका जारिया बन रहा है। अगर मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, ये मेरे लिए सदका जारिया, आप किसी को देंगे तो वो उसके लिए सदका जारिया बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत सारी हो गई हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। बेसिकली इसमें बताया क्या जा रहा है, डिस्कोर्सिव रिलेटिविटी और हाउ स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट डिस्कोर्सेज अक्रॉस लैंग्वेजेस और इन द सेम लैंग्वेज हैव डिफरेंट कल्चरल वर्ल्ड व्यूज़। अच्छा जी, इसमें बेसिकली वो बता रहे हैं कि डिस्कोर्सिव रिलेटिविटी जो होती है ना, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में या एक ही लैंग्वेज में जो है वो लोग देखते हैं दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से अपने कल्चरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली डिस्कर्सिव रिलेटिविटी होती है कि कैसे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में रहते हुए या एक ही लैंग्वेज में रहते हुए जो है वो लोग देखते हैं दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से अपने कल्चरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा नीचे क्या बताया जा रहा है इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट वे में जो है वो हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट बेसिक जो है वो प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। द आइडिया दैट वर्बल डिस्कोर्सिव प्रैक्टिसेस इज अफेक्ट सम एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग आइदर बाय मॉड्यूलेटिंग स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंसेस और बाय डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द, ये जितनी भी 3 लाइनें बताई गई हैं ना, इन सिंपलर टर्म अगर मैं आपको बताऊं इसका मतलब, इन 3 लाइनों का मतलब जो बताया गया है कि हमारा वे ऑफ टॉकिंग जो होता है ना, ये शेप करता है हमारी थिंकिंग को और ये असरअंदाज होता है हमारी थिंकिंग पर। ठीक है, एक तो हमारी जो थिंकिंग होती है उसको शेप करता है, उसको बनाता है। दूसरा, ये उस पर किसी ना किसी वे से असरअंदाज भी होता है। किस तरह से कि जो हमारा देखने का पर्सपेक्टिव होता है सोशल सिचुएशंस को, ठीक है, उस पर ये असरअंदाज होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि द आइडिया दैट वर्बल डिस्कोर्सिव प्रैक्टिसेस अफेक्ट सम एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग। देन नीचे वो बताते हैं कि अंडरलाई मच रिसेंट रिसर्च इन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, लैंग्वेज सोशलाइजेशन स्टडी एंड कल्चरल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि ये आइडिया जो है वो एक तरह से क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा अहम है रिसेंट स्टडीज़ में। अगर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब में जो है एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि दिस काइंड ऑफ रिसर्च ड्रा नॉट ऑन रैशनलिस्ट थेरीज ऑफ माइंड बट ऑन थेरीज दैट अकाउंट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ माइंड, लैंग्वेज, सोशल, कल्चरल एक्शन इन कम्युनिकेशन प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। अच्छा जी, ये जो एक कॉन्सेप्ट है उन्होंने बताया कि ये बजाय थेरीज पर रिलाई करने के, ये हमारे माइंड को देखता है एज अ प्योरली रैशनल या आप लॉजिकल कह सकते हैं। रैशनल किसको कहते हैं, बेसिकली हमारी एबिलिटी होती है ना टू थिंक लॉजिकली। ठीक है, तो ये बताता है कि माइंड को एज अ प्योरली रैशनल देखता है और बताता है, ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे हमारा माइंड हमारी लैंग्वेज और जो सोशल एक्शंस होते हैं ना वो इंटरेक्ट करते हैं हमारी एवरीडे कम्युनिकेशन में। ठीक है, उसके अलावा नीचे देखें यहाँ पर लिखा गया है 3 लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इस पूरे पैसेज में जो है वो 3 लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम आया है जिन्होंने आगे फर्दर जो है वो डिस्क्राइब किया इस कॉन्सेप्ट को, जिनमें हमारे पास पहले लूसी आ जाता है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। उसके अलावा शेरजर है एक, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। एंड देन नीचे गम्पर्स है। पहले शेरजर ने क्या डिस्क्राइब किया था, उसने कहा था कि इट इज़ डिस्कोर्स विच क्रिएट, रिक्रिएट, मॉडिफाई एंड फाइन ट्यून्स बोथ कल्चर, लैंग्वेज एंड देयर इंटरसेक्शन। ये सजेस्ट करता था कि डिस्कोर्स प्ले करता है क्रूशियल रोल इन शेपिंग, एडजस्टिंग, रिफाइनिंग
बोथ लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, कि दोनों जो हमारी लैंग्वेज और कल्चर है ना, ठीक है, उसको शेप करने में, उसको एडजस्ट करने में, रिफाइन करने में जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है डिस्कोर्स, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इन तीनों का काम क्या था, इन्होंने बेसिकली हाईलाइट किया था इम्पैक्ट ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या था कि जो हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज ही होती है, ठीक है, ये बेसिकली हमारा जो डायरेक्टली हम मीनिंग कन्वे करते हैं अपनी मैसेज के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, और जो इनडायरेक्टली करते हैं, दोनों इस कैटेगरी में आ जाते हैं। डिस्कोर्स का मैंने आपको काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया था पिछले कुछ लेक्चर्स, अगर आप लोगों ने मेरे लिए आपको पता चल गया होगा। तो ये भी एक तरह से हमारी कम्युनिकेशन का वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो कि हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह के मीनिंग्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो बेसिकली उसका इम्पैक्ट हमारी लैंग्वेज पर किस तरह से पड़ता है, उसको ये स्टडी करते थे, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। दूसरा दूसरा ये कल्चर जो है, किस तरह से हमारा कल्चर डिस्क्राइब करते हैं, और सोसाइटी रिलेशनशिप, उन सब पर जो है वो डिस्कोर्स का इम्पैक्ट इन्होंने हाईलाइट किया था, ठीक है। उसके अलावा नीचे देखें, यहाँ पर गम्पर्स के अकॉर्डिंग जो है वो बताया गया, गम्पर्स गिव एन एग्जांपल ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड इज इन्फॉर्मेंट इन एन एंथ्रोग्राफिक सर्विस। सो यहाँ पर जॉन गम्पर्स के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल शो करवाई गई है, और नीचे यहाँ पर आप देखें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि जॉन गम्पर्स जो था उसने जोर डाला था कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज की बात करें तो उनमें इंटोनेशन आ जाता है, जेस्चर्स आ जाता है, जो कि ज़रूरी होता है फॉर अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को समझने के लिए जो है वो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो इसने बेसिकली जोर डाला था। उसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो कि इलस्ट्रेट करता है, जायजा लेता है मिसकम्युनिकेशन का ड्यू टू फेलियर इन रिकॉग्नाइजिंग कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज, कि ये एक स्टूडेंट था, ठीक है, जो कि फेल हुआ था पहचानने में कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज को ड्यूरिंग इंटरव्यूज, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है जो कि बताती है कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नीचे कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज की बात की गई है। डिस्कोर्स में इंडेक्सिकल्स होते हैं, या आप सबटल हिंट्स कह सकते हैं, ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं स्पीकर का पर्सनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि आई रियली लाइक दिस, तो यहाँ पर आई वर्ड जो होता है ना, ये स्पीकर का पर्सनल पर्सपेक्टिव डिस्क्राइब करता है, ठीक है। उसके अलावा इंडेक्सिकलिटी का बताया गया है कि ये जो है एक यूज़फुल टूल है फॉर स्टडिंग, कि कैसे जो है वो लैंग्वेज पैटर्न जो है वो इंटरेक्ट करते हैं विद थॉट्स और कल्चर, ठीक है। तो ये सारा हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। नीचे भी यही बताया गया है कि लैंग्वेज एज कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस इज टाइड टू अ पर्सन्स पोजीशन इन टाइम, स्पेस, सोशल एंड हिस्टोरिकल रिलेशन, यानी कि लैंग्वेज जो है वो चिल्ड्रन लर्न कैसे करता है एज कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस, ठीक है, इंटरेक्शन के थ्रू, जो कि उनके केयर गिवर्स के साथ होते हैं, पेयर ग्रुप्स के साथ होता है, और बाकियों के साथ होता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, वो शेप करता है उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जस्ट डिस्क्राइब की गई है। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, इन दफ़ा आपका लॉन्ग क्वेश्चन इजीली डन हो सकता है। 5 नंबर का भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपके 5 पॉइंट्स तो कम्प्लीटली डन है, ठीक है। देन हमारे पास नीचे आ जाता है टॉपिक 56, लैंग्वेज रिलेटिविटी इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक रिसर्च। इस टॉपिक में बेसिकली हमने पढ़ना है कि कैसे जो है वो लैंग्वेज असर डालती है हमारी थिंकिंग पर अप्लाइड लिंग्विस्टिक रिसर्च में, ठीक है। अब इसमें हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे लैंग्वेज शेप करती है हमारे परसेप्शंस को, हमारे बिहेवियर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। साथ ही साथ अप्लाइड लिंग्विस्टिक का आपको पता होगा, आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं अपने रियल वर्ल्ड इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। अब वो इश्यूज़ लैंग्वेज एजुकेशन से रेलेवेंट हो सकते हैं, ट्रांसलेशन, लैंग्वेज पॉलिसी, ऐसे जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं जिसको हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स फील्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। इसमें यही सारी चीज़ें इतनी डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। अगर आप लोगों को 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही होता है, ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर 5-6 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे जिनको हाईलाइट किया गया, उन पॉइंट्स को लिखिएगा, और 2-3 पॉइंट्स आप खुद ऐड कर सकते हैं। लिटरली मैं तो बहुत कुछ अपने से लिखती थी, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी, आप लोगों के पास भी एबिलिटी तो होगी, तो आप लोगों ने भी अपने से भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, और जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी उनको ऐड करना है, और साथ ही साथ आपने कॉन्सेप्ट लाजमी अपना लेना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट मैं प्रोवाइड करूँगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपका कंप्लीटली डन हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आप लोगों को इस पर थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बताया गया कि रिसर्च ऑन ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज रिलेटिविटी हैज़ बीन कैरिड आउट प्रीटी मच इंडिपेंडेंटली ऑफ रिसर्च ऑन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन विच फॉर्म्स अ लार्ज एरिया ऑफ द फील्ड कॉल्ड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो इसमें क्या हुआ था कि रिसर्चर्स जो थे उन्होंने स्टडी किया था कि कैसे लैंग्वेज जो है वो असर डालती है हमारी थिंकिंग पर, ठीक है।
यानी कि इसको हम लैंग्वेज रिलेटिविटी कहते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया ये कॉन्सेप्ट कि लैंग्वेज रिलेटिविटी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो हमारी थिंकिंग पर असर डालती है, तो इसको हम लैंग्वेज रिलेटिविटी कहते हैं। तो रिसर्चर्स ने क्या किया था कि इस कॉन्सेप्ट को जो है वो स्टडी किया था अलहदा से, सेकेंड लैंग्वेज की फील्ड से हट कर, ठीक है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि ये जो एक ब्रीफ सर्वे है दैट फॉलो रेपिचुलेट्स द हिस्ट्री ऑफ एसएलए रिसर्च फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज रिलेटिविटी, कि ये जो ओवरव्यू ट्रेस करता है, ये जितना भी ओवरव्यू है, ठीक है, ये ट्रेस करता है हिस्ट्री ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च और शो करता है कि कैसे ये इवॉल्व होती है लैंग्वेज रिलेटिविटी के इन्फ्लुएंस के साथ, ठीक है। तो मज़ीद यही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट यही थे दो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। उसके अलावा नीचे देखें, यहाँ लिखा गया है द फर्स्ट कोग्निटिव रेवोल्यूशन इन एजुकेशनल साइकोलॉजी ब्रॉट अबाउट जेरोम ब्रूनर एंड हिज कोलीग्स इन द 50s reinstated द ऑटोनॉमी ऑफ द थिंकिंग सब्जेक्ट। सो यहाँ इस पैसेज में बेसिकली वो डिस्कस करते हैं फर्स्ट कोग्निटिव रेवोल्यूशन को एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जो कि 1950s में जेरोम ब्रूनर जो था उसने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और बाकी जो चीज़ मैंने यहाँ हाईलाइट नहीं की उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको शॉर्ट वे में दे देती हूँ कि इसने जो है वो बेसिकली एम्फोसाइज किया था, जोर डाला था थिंकिंग सब्जेक्ट जो है उसकी इंडिपेंडेंसी पर, उसकी सेल्फ गवर्नेंस पर। एट द सेम टाइम क्या हुआ था कि नोम चॉम्स्की जो है उसकी लिंग्विस्टिक रेवोल्यूशन ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि जो ज़ुबान है, लैंग्वेज है, उसकी एक्विजिशन मुकम्मल तौर पर एक्सटर्नल फैक्टर्स पर नहीं डिपेंड करती, बल्कि एक पर्सन की एक इंटरनल एक इनहेरेंट एबिलिटी जो है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया ना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पर्सन की थिंकिंग जो है उसकी इंडिपेंडेंसी की बात की जा रही है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही उनको गाइड करेंगे, बल्कि एक पर्सन को खुद भी चाहिए कि वो अपनी इंटरनल एबिलिटी को यूज़ करे, अपनी इनहेरेंट एबिलिटी को यूज़ करे। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो नोम चॉम्स्की के जो लिंग्विस्टिक रेवोल्यूशन है, जो उसने कुछ लिखा था, ठीक है, उसने भी इसी बात पर जोर दिया था कि एक पर्सन की जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है वो मुकम्मल तौर पर एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसकी इनहेरेंट एबिलिटी को भी बताती है लैंग्वेज को समझने में, उसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और साथ ही साथ उसने जोर डाला था इंडिपेंडेंसी पर, ठीक है, बोलने और सुनने की, ठीक है, यानी कि आप बोलें, आप सुने, ठीक है। और इसमें आपको खुद भी इंडिपेंडेंसी हासिल है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई टॉपिक चूज़ करें और उस पर जो है वो आप लर्निंग करें, ठीक है, अपनी लैंग्वेज से रेलेवेंट। और साथ ही साथ एक तरह से उसने आज़ाद किया था जो स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है ना एक पर्सन के ऊपर, ठीक है, उससे उसको आज़ाद किया था। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है और इसको हाईलाइट किया गया है। मैंने मज़ीद सारा हाईलाइट नहीं किया, जस्ट एक पॉइंट आपको हाईलाइट करके बता दिया ताकि आप उसके अकॉर्डिंग मतलब समझ जाएँ, ठीक है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं थ्रू द आईटीज एसएलए रिसर्च वाज नॉट इंटरेस्टेड इन लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, यानी कि जो 80 की दहाई आप कह लें, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, 80 की दहाई तक जो है वो एसएलए रिसर्च इंटरेस्ट नहीं रखती थी लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी में, ठीक है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं, मतलब ये पिछला जो टाइम है उसकी बात की जा रही है कि तब एसएलए रिसर्च जो थी वो इंटरेस्ट नहीं रखती थी लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी में। बट अब क्या है कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी को जो है वो रिसर्चर्स जो है वो अलहदा से एक फील्ड की तरह स्टडी कर रहे हैं। देन नीचे वो बताते हैं रिसर्चर्स विद इन द फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशनल ऑफ एसएलए sought to discover L2 specific rules of communication communicative competence including the deployment of, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि जो फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में उनका एम क्या था, उनका एम था फाइंड करना कुछ रूल्स को फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, न्यू लैंग्वेज में। तो उन्होंने जो है वो स्टडी किया था, फोकस किया था सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, स्पीच के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है, कन्वर्सेशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन 3 लाइनों में बताई जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे Researchers within the pragmatic strand of SLA explored the realization of speech act across languages। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि pragmatic research जो है वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में स्टडी करता है कि कैसे लोग एक्सप्रेस करते हैं स्पीच एक्ट को डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रैग्मेटिक्स टाइप सेगमेंटिक्स और उसके अलावा ये जो क्या कहते हैं इसको अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। और एग्जाम जो है वो इन कॉन्सेप्ट से भरा होता है, ठीक है। अगर आपके पास मेन कॉन्सेप्ट हो तो आप लोगों को कभी भी मसला नहीं होता। तो इस वजह से मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ कि इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का रखा करें। अब प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, तो जो ये होता है ऑब्वियसली उसी से रेलेवेंट ये कहीं ना कहीं पर स्टडी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जस्ट याद रखनी है। देन नीचे वो बताते हैं एसएलए रिसर्च वॉज कंसर्न विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जो एलिस है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है
जो उसकी रिसर्च है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, वो फोकस करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो असर डालता है लैंग्वेज लर्निंग पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एलिस के अकॉर्डिंग भी बताया गया, एक तरह से हवाला दे देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का एक तरह से गुड इंपैक्ट पड़ेगा। एंड देन नीचे एक पॉइंट है कि स्पीकर ऑफ, बल्कि स्टार्ट से पढ़ते हैं। फॉर रिसर्चर्स इन दिस एरिया ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स आर स्पीकर ऑफ जापानीज और हैब्रू इज सीन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जापानीज और इसराइली नेशनल कल्चर। अच्छा जी, चले यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसमें वो बताते हैं कि कुछ रिसर्चर्स जो थे उन्होंने अप्लाइड लिंग्विस्टिक में देखा जापानीज और हैब्रू स्पीकर्स को देखा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर। उनका जो इंटायर नेशनल कल्चर है ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उनको एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखा, एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी में देखा, ठीक है, ताकि कल्चर को जो है वो ईजीली या सिंप्लीफाई करके दिखा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है एक एग्जांपल है, सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे आपको बताने के लिए कि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है वो बताया गया था, तो ये भी एग्जांपल, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जस्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं द सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड इन एसएलए विद इन द लास्ट 10 years हैज़ मेड द लैंग्वेज रिलेटिविटी प्रिंसिपल मोर रेलिवेंट इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड इट इज़ इम्प्लिसिट इन रीसेंट एनवायरमेंट इकोलॉजिकल थेरीज ऑफ एसएलए। अच्छा जी, यहाँ बेसिकली नीचे क्या बताया जा रहा है कि पास्ट डेकेड्स जो थी उनमें क्या हुआ था कि एक शिफ्ट थी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में टुवर्ड सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स, यानी कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स की तरफ एक शिफ्ट थी। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो है वो शिफ्ट थी टुवर्ड सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो इन एस्पेक्ट्स को भी जो है वो देखा गया, इन पर भी जो है वो एक तरह से नजरसानी की गई। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। और नीचे लास्ट पर क्राम्स के अकॉर्डिंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज रिलेटिविटी सजेस्ट अडॉप्टिंग एन इकोलॉजिकल अप्रोच टू रिसर्च इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। सो यहाँ पर वो बताते हैं कि हाईलाइट किया गया था एक कॉन्सेप्ट बाय क्राम्स, ठीक है, उन्होंने बनाया था लैंग्वेज रिलेटिविटी प्रिंसिपल्स को, तो उसके ऊपर भी जो है वो थोड़ी बहुत बहस की गई है, ठीक है, किस तरह से वो इफेक्टिव था नहीं था, और एविडेंस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। देन नीचे वो बताते हैं लास्ट पर टेकिंग इनटू अकाउंट लैंग्वेज रिलेटिविटी विल एक्वायर टेकिंग इनटू अकाउंट फिनोमेना दैट हैव रिमेन टू लॉन्गर। अच्छा जी, चलिए सिंपल सी बात यहाँ जो है वो बता देती हूँ हिल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया। हिल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इकोलॉजिकल क्या होता है कि इसमें हम कंसीडर करते हैं इंटरेक्शन को बिटवीन लैंग्वेज और एनवायरनमेंट, ठीक है, जितना भी हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके दरमियान का एक इंटरेक्शन जो होता है हम उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, या उसको देखते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, इसको हम इकोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या शामिल है, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो हैं इसमें जोर डाला गया था लैंग्वेज को समझने के लिए रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, उसके बाद जो है वो मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेसन पर। 57 टॉपिक आ जाता है लैंग्वेज रिलेटिविटी इन एजुकेशनल प्रैक्टिस। बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज रिलेटिविटी को दो फील्ड्स में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, एक एजुकेशनल प्रैक्टिस में और दूसरा अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में। तो इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपने इस पर थोड़ा सा अटेंशन देना है। इस टॉपिक में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है कि कैसे लैंग्वेज रिलेटिविटी जो है वो असरअंदाज होती है एजुकेशनल प्रैक्टिस पर, ठीक है, और ये इस बात पर जो है वो रोशनी डालता है कि किस तरह लैंग्वेज डिफरेंसेस और इनके इम्पैक्ट को समझा जाता है टीचिंग और लर्निंग में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्ट टू कंसीडर द क्राइटेरिया फॉर एन एजुकेशनली रेलिवेंट अप्रोच टू लैंग्वेज। तो यहाँ पर हेनरी विडोसन जो है वो हाईलाइट करता है कि अप्लाइड लिंग्विस्ट जो हैं उनको ज़रूरत है लैंग्वेज से रेलेवेंट एजुकेशनल अप्रोच को सोचने की, ठीक है। देन नीचे के आंसर है जो कि जॉन ब्रूनर जो है उसने किया था कि एजुकेशन इज़ नॉट सिंपली अ टेक्निकल बिजनेस ऑफ वेल मैनेज्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, नॉट इवन सिंपली अ मैटर ऑफ अप्लाइंग लर्निंग थेरीज टू द क्लासरूम और यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड अचीवमेंट टेस्टिंग, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आंसर था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर है जो उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो इस आंसर के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि जेरोम ब्रूनर जो है वो कहता है कि एजुकेशन ना सिर्फ अफेक्टिव इंफॉर्मेशन के बारे में है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ थेरीज के बारे में नहीं है, बल्कि ये जोर डालता है मल्टी फेसेटेड नेचर ऑफ लर्निंग पर, ठीक है। टेक्निकल जो प्रोसेस है ना उनसे आगे, उनसे बियॉन्ड जो है वो मल्टी फेसेटेड नेचर ऑफ लर्निंग जो है उसके ऊपर फोकस करता है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो देखने की तरफ इस आंसर में बात की जा रही है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, ठीक है। आगे वो बताते हैं कि कल्चर इन एन इंडिविजुअल एज इन सोसाइटी एट लार्ज इज प्लूरल चेंजिंग एंड ऑफन कन्फ्लिक्चुअल। सो यहाँ वो बताते हैं कि कल्चर जो है वो आया कि एक इंडिविजुअल में हो या ओवरऑल सोसाइटी में हो, ठीक है, ये डाइवर्सिटी, कांस्टेंट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं ना उनसे करेक्टराइज्ड होता है, ठीक है, और उन्हीं के साथ आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही है।
देन नीचे वो बताते हैं कि द कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सप्रेस इन 3 क्वेश्चन दैट कैन बी अराइज बाय द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज रिलेटिविटी इन एजुकेशनल लैंग्वेज। अब यहाँ जस्ट 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि इन 3 पैराग्राफ्स में 1 बाय 1 बताए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट वे में खैर बता देती हूँ, हम शॉर्ट वे में देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट पर वो बता रहे हैं कि इजंट अप्लाइड लिंग्विस्टिक थ्योरी इटसेल्फ सब्जेक्टेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज रिलेटिविटी, कि क्या अप्लाइड लिंग्विस्टिक लैंग्वेज रिलेटिविटी से असरअंदाज होती है। तो अगर हम आंसर देखें तो इंग्लिश को टीच करना ग्लोबली जो है वो अक्सर रिलेट करता है थेरीज से, मगर ये होल पिक्चर नहीं है, ठीक है। कुछ थेरीज जो होती हैं वो बदल जाती हैं, कुछ प्रोमिनेंट होती हैं ड्यू टू इकोनॉमिकल फैक्टर्स, और कुछ जो होती हैं वो वैलिड होती हैं यूनिवर्सली, ठीक है। तो लास्ट पर वो ये बताते हैं, यहाँ पर जो हाईलाइट की गई हैं 2 लाइन्स, उनमें वो बताते हैं कि यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो एजुकेशनल थेरीज के लिए, एजुकेशनल पॉलिसी के लिए, जिसमें क्या होता है कि कुछ थेरीज आती हैं, कुछ प्रोमिनेंट रहती हैं, कुछ वैलिड होती हैं, ठीक है, यूनिवर्सली, कुछ बदल जाती हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। उसके अलावा अब सेकंड जो यहाँ पर पैराग्राफ बताया गया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊँ तो इसमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो आती है वो बेसिकली यूनिफॉर्मिटी जो होती है ना उसकी वजह से आती है। बताया गया कि फेयरनेस होना चाहिए दोनों तरफ, थेरीज में भी और एजुकेशन में भी। एक क्लैश, एक लड़ाई की बात की जा रही है, ठीक है, विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज रिलेटिविटी, ठीक है। ये जो कुछ थेरीज हैं जो कि एजुकेशन से रेलिवेंट है, उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिफरेंस, एक डिस्टिंक्शन शो करवाई गई विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज रिलेटिविटी, जो कि क्लैश पैदा करता है। तो यहाँ बताया गया कि दोनों तरफ फेयरनेस होनी चाहिए, इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थर्डली यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो कहते हैं कि आया कि लैंग्वेज रिलेटिविटी को डायरेक्टली सिखाया जाता है या सिर्फ हम एक दूसरे से जैसे वो नकल करके चीज़ों को सीखते हैं उस तरह सिखाया जाता है। तो इसके लिए भी वो कहते हैं आंसर में कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर शेयर की गई थी, बाकी और एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों को इजी वे में समझ आई होगी। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद इजी वे में आपको लेक्चर प्रोवाइड करने के काबिल होती हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एज सच मैंने किसी से नहीं पढ़ा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें किस तरह के जो है वो टीचर्स और किस तरह की स्टडी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इन लेक्चर्स के थ्रू। तो खुद ही सर्च करके चीज़ों को ईजी बनाया जाता है, और वो सर्च हमारे कुछ एक्सपीरियंस की बेस पर हो सकती है, और दूसरा जो है वो मेहनत है जो हम करके आप लोगों के लिए लेक्चर ईजी बनाते हैं। तो बस आप लोगों ने एक अच्छा काम करना है कि मुझे दुआओं में याद रखना है। बाकी अल्लाह हाफिज़।